हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। किसी एक व्यक्ति पर जब पूरी कहानी आधारित हो, किसी एक व्यक्ति जो कि बहुत अमीर है और उसके पैसे पर कई लोगों की नज़र है। आपके कक्षा 10वीं के संचयन के पार्ट 1 की बात मैं कर रही हूँ, जो है हरिहर काका। हरिहर काका बहुत बड़ा पार्ट है। आप लोगों ने अभी सुन के ही लगा होगा, इतना लंबा पार्ट है मैम कैसे पढ़ेंगे। कोई बात नहीं ना, हम पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा पार्ट, क्योंकि पूरा पार्ट पढ़ने से हर एक प्रश्न का उत्तर हमसे बन जाता है और इसके अंतर्गत पूछे गए सभी एमसीक्यू हमारे करेक्ट होते हैं। इसलिए पूरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हरिहर काका बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति हैं, बहुत पैसा है उनके पास। तो लोगों की नज़र, भाइयों की नज़र, महंत की नज़र उनके पैसे पर है। पूरी कहानी में देखते हैं आखिर ये क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ प्रारंभ होता है, हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, मतलब यहाँ पर लिखने वाले बता रहे हैं कि मैं उनके घर गया, बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन हरिहर काका ने कुछ बोला क्यों नहीं बोला, ये देखो। पूछा, उनके बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर बस एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर देखा भी नहीं। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिस यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, यंत्रणाएं मतलब जिन योजनाओं के बीच लोग जिस तरह की उनके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, वो जिस तरीके से घिरे थे, और जिस मना स्थिति मतलब मन की जो कसमकस में, मन में जो प्रश्न चल रहे थे, उनके बीच में वो जिस तरीके से जी रहे थे, उसमें आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, किसी चिंता में ग्रस्त हो जाता है और वो आपसे बात ना करे, लेकिन यदि वो आपकी तरफ एक बार देख ले तो उसकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं। उसका चेहरा देख के आप कह दोगे कोई चिंता में है ये व्यक्ति। तो ऐसे ही कुछ हरिहर काका भी थे। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गाँव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उसमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। चंद मतलब गिने चुने लोग। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांव में जिन लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, जिनको मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, उनमें से एक हरिहर काका भी है। हरिहर काका से मैं व्यवहारिक और वैचारिक दोनों रूपों से जुड़ा हूँ। उनमें प्रमुख दो कारण हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर मुझे घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे हरिहर काका से मिला है, या हरिहर काका मुझे किया करते थे। जब मैं सयाना हुआ, मतलब लेखक कह रहे जब मैं बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। देखिए, बच्चे को वो बड़े प्यार से बचपन से ही उसे बड़े लाड़ दुलार कर रहे थे, उनकी आंखों के सामने बच्चा बड़ा हुआ, तो उन्हें बच्चे को पहला दोस्त यही हरिहर काका मिले। आगे देखिए, हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो इतने उम्र के हैं, लेकिन मुझ जैसा कोई अच्छा दोस्त पाने के लिए उन्होंने इतनी उम्र तक इंतजार किया हो। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई है। वह मुझसे मुझसे वो छिपाते नहीं थे, कुछ भी नहीं छिपाते थे, खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हरिहर काका मुझसे भी नहीं कह पा रहे। जैसे कोई नाव मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा ना कर सकते हों, उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच में उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही कह सकती है। यहाँ पर तुलना की गई है कि जैसे कुछ व्यक्ति नाव में फंसे हैं, समुद्र के बीच में आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। ठीक ऐसे ही स्थिति कुछ हरिहर काका की है। उनके मन में तो बहुत सारी बातें हैं जो मन से चीख रही हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी स्थिति कोई जान नहीं पा रहा।
मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब जब जहाज हिलता डुलता है समुद्र में और लोग सुनते नहीं हैं, उस समय वो जल समाधि बन जाता है। आजकल बहुत अधिक खबरें टाइटैनिक के बारे में आती जा रही तो वो भी तो यही था कि जब टकराया तो उसकी टूटकर जल समाधि ही बनी। तो वही कि जब ऐसी कोई बाढ़ मझधार में लोग फंस जाते हैं तो उनका बचाने वाला यदि कोई ना हो तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो जाता है। यहाँ हरिहर काका की कुछ स्थिति ऐसी ही है कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति हरिहर काका के हृदय की थी, हरिहर काका के मन की थी। आगे देखिए, हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी तो होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। वो कह रहे हैं ऐसी कुछ स्थिति है जहाँ तो वो कुछ कह भी नहीं पा रहे, कुछ समझा भी नहीं पा रहे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे। तो लेखक को लगा यदि मैं ऐसी स्थिति में होता तो शायद मैं भी चुप हो जाता, मैं भी लोगों से कुछ भी बातें नहीं कर पाता। हरिहर काका की इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कसवाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लेखक ने आपको ये बात पहले बता दी कि हरिहर काका नाम के व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल चुपचाप हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बचपन से उन्होंने मुझे बड़ा लाड़ दुलार किया है, लेकिन आज उनकी मनस्थिति बहुत बुरी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसको बताने से पहले वो कह रहे हैं कि मैं जिस गाँव का निवासी हूँ उस गाँव की परंपराओं और रीतियों के बारे में पहले जान लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कसबाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी करीब 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में अर्थात पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ऐसे होते हैं ना, कई जगह हमारी शहर गांव में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां लोग घूमना जाना या जिसको बड़े ही शान के साथ हम बताते हैं ये हमारे यहाँ के स्थान है। तो यहाँ पर इनकी ठाकुरबाड़ी जो कि पूर्व दिशा में थी। गांव के मध्य में एक बरगद का बहुत पुराना वृक्ष था और गांव के पश्चिम किनारे पर एक बड़ा सा तालाब था। ये 3 वो प्रमुख क्षेत्र थे गाँव के। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है। तो जो पूर्व दिशा की ओर मंदिर था उसको लोग क्या कहते थे, ठाकुरबाड़ी। या ठाकुरबाड़ी किस दिशा में थी, तो ठाकुरबाड़ी पूर्व दिशा में थी। तालाब किस दिशा में था, पश्चिम में था। और बरगद का वृक्ष गांव में कहाँ स्थित था, मध्य में स्थित था। ठीक है, तो ठाकुरबाड़ी कब से हुई है ये कोई भी अच्छे से नहीं जानता। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि बरसों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की वो पूजा करते थे, इसीलिए लोग कहते हैं शायद इसीलिए इसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं। लोगों से मांग कर वो खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में वे लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और जैसे जैसे गांव बसता गया, लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। मतलब मंदिर का जो रूप था वो भी बढ़ता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते हैं कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो, लड़की की शादी तय करनी हो अच्छे घर में, लड़के को नौकरी मिल जाए, इन सभी के लिए लोग ठाकुरबाड़ी में जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। और ऐसी लोगों की मान्यता थी कि उनके यहाँ मनौती मांगने से, मान्यता मांगने से हमारे ये काम पूरे हो जाएंगे। फिर इसमें उनको सफलता मिलती और वो खुशी में ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज ये चढ़ावे में चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत लिख देते कि मेरा ये खेत मंदिर के नाम गया।
यह परंपरा आज तक जारी है। लोग प्रसन्न होते हैं, उनका काम पूरा हो जाता, बहुत अच्छे से पूरा हो जाता। कुछ लोग चढ़ावा दे देते तो कुछ लोग अपनी खेती ही उनके नाम पर लिख देते। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से होती है। यदि कोई भी कार्य अच्छा हो रहा है तो वो ठाकुर जी की कृपा से ही अच्छा हो रहा है, ऐसा लोगों की मान्यता थी, श्रद्धा है लोगों की। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, ठाकुर जी के कारण हुई। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मांगी थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव के अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का जो विकास है वो 1000 गुना बढ़ा हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। जो ये गांव है वो ठाकुरबाड़ी मतलब इस मंदिर के नाम से भी पहचाना जाने लगा। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। मतलब दूसरा इतना जोरदार और इतनी मनौती वाला मंदिर नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे खेत अपने अपने लिख दिए कि आज उस मंदिर के पास 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है कि मंदिर की एक समिति बनती है, एक संस्था बनती है, एक टीम बनती है, कमेटी बनती है, तो वहाँ पर भी है। संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। 3 साल तक एक महंत एक पुजारी रहते हैं, उसके बाद नया महंत और नए पुजारी की नियुक्ति होती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना है और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की ग्रस्त में आ जाता है तब ठाकुरबाड़ी के अहाते में मतलब वहाँ का जो मैदान है, वहाँ का जो आंगन है, उसमें तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। कोई भी त्योहार हो तो पहले ठाकुरबाड़ी जाएंगे, वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और जब लोग परेशानियों में आते हैं, बाढ़ और सूखा आता है तो लोग वहाँ पर तंबू लगाकर दिन रात भजन कीर्तन करते हैं कि इस मुसीबत से हमें निकालिए। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में जलाया जाता है। जन्म और शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दबनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगुमम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर लाते, मतलब पहले उनके लिए निकाल देते हैं। हमारे यहाँ अनाज हुआ, अनाज पूरा साफ सुथरा होके आ गया, अब इतना अनाज हम ठाकुर जी को दे देंगे। तो इतना लोग मतलब ऐसी अगर आपसे प्रश्न आता है कि ठाकुरबाड़ी के बारे में लोगों की श्रद्धा कैसी है, ठाकुरबाड़ी में लोगों की मान्यताएं कैसी हैं, किस तरह पूछते हैं, कैसी मान्यताएं हैं, तो ये सब हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय ठाकुरबाड़ी में लोग बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों के प्रवचन सुनना, ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। किसान अपने खेतीबाड़ी से फुर्सत हुए, घर के कामों से फ्री हुए तो बाकी का समय बहुत लोग ठाकुरबाड़ी की सेवा में निकाल देते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते से ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आप ठाकुरबाड़ी, ठाकुर किसको पुकारा जाता है? कृष्ण जी को, इसलिए इसे ठाकुरबाड़ी का नाम दिया गया। उनकी यहाँ पर उनका मंदिर है। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे, मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में उनके साथ जाता, लेकिन वहाँ के साधु संत फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते, मतलब दोनों टाइम हलवा पूरी का भोग लगवाते, खुद खाते। ऐसा कोई उनके अंदर श्रद्धा नहीं दिखती थी कि वो ठाकुर जी को खिलाने के लिए कर रहे हैं। आराम से वहाँ पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, और ये सही बात है। जब तक वो मंदिर बना, आज मंदिर इतना विशाल बन चुका है, आज मंदिर में इतना चढ़ावा आने लगा है, तो मंदिर के जो महंत तो पुजारी हैं वो बिल्कुल साधु संत हैं, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते कि लोग तो देने आएंगे और हमें अच्छा अच्छा खिलाएंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं लेखक कह रहे हैं कि उनकी मान्यता और उनकी श्रद्धा कम होती दिखाई दी। हरिहर काका 4 भाई हैं, उन सबकी
शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, हरिहर काका की कोई बच्चे नहीं हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, मतलब बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो चुकी हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, मतलब हरिहर काका की अपनी कोई औलाद अर्थात संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, मतलब एक बहुत बड़े भाई हैं, फिर दूसरे नंबर पर हरिहर काका। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने, मतलब बिना कोई बच्चा दिए दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की भी सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से कि ठीक है अब 2 शादियां कर ली, अब नहीं करूंगा, तो उन्होंने हरिहर काका ने तीसरी शादी नहीं की। भाई इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे कि ठीक है अब कोई विवाह नहीं करना, अब हम आराम से रहेंगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे अगर हिस्सा बांट होगा। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, सभी भाई खेती का काम करते हैं। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, अलग नहीं हुए, क्योंकि खेती का काम सब मिलकर करते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता और खाना दें। ऐसा हरिहर काका के ने अपनी मतलब हरिहर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को बोल रखा था कि इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक तो वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, अच्छा खिलाती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती, मतलब ठहर चौका मतलब अच्छे से बढ़िया खाना बनाती, पकाती, खिलाती। पहले पंखा झलने का, जैसे जैसे उनके पति भोजन करते तो वो बैठकर पंखा हिलाती रहती, पंखा झलती, आगे बची कुची जो भी सामान था वो हरिहर काका को दे देती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतुष्ट होना पड़ता था। हरिहर काका उनसे कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि अब जो वो खिला रही हैं वो खा रहे हैं। तो यहाँ तक हरिहर काका की स्थिति हमें दिखाई दी कि ये हरिहर काका, ये एक तो बताया गया कि पूरा गांव का वातावरण कैसा था, ठाकुरबाड़ी की कितनी महत्वता थी, और हरिहर काका के साथ पहले क्या व्यवहार और बाद में किस तरह का व्यवहार हो रहा था, हरिहर काका की स्थिति अब कैसी थी, ये बताना प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ तक आपने पार्ट 1 में ये समझा कि हरिहर काका को कभी कभी रूखी सूखी रोटी भी मिलती। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा बर्ताव था, धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि ना तो उनके बच्चे थे ना पत्नी थी, तो ज़्यादा फिर उन्हें घर के लोग पूछते नहीं थे। अगले पार्ट में देखते हैं कि फिर घर के लोगों ने उनके साथ क्या किया और ऐसा क्या हुआ कि हरिहर काका एकदम चुप हो गए और ठाकुरबाड़ी जैसी सुंदर जगह और भगवान के स्थान पर भी नहीं जा रहे थे। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, क्योंकि उसके आगे यदि पार्ट समझेंगे तो पार्ट पूरे तरीके से समझ में आने वाला है। पार्ट यदि यहाँ छोड़ देंगे तो अधूरा रह जाएगा। तो बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अगला वीडियो आएगा अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।